Dear students, Assalamu alaikum to each and every one of you. I hope you are living all fit as a fiddle. उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे बेटा, हम हेनरीज लॉ को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम बेटा इस हेनरीज लॉ को बेटा और डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके रिलेटेड बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट बेटा शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक हेनरीज लॉ। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हेनरीज लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस सिंपली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड्स। अब हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है बेटा? द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मीन जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी बेटा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो हेनरीज लॉ को हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में बताया था द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, या सिंपली बेटा कितना गैस डिसॉल्व होगा हमारे सॉल्वेंट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है बेटा। तो हम मान के चलेंगे बेटा, इफ m बी द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड per unit volume of solvent, this mass of the gas dissolved is directly proportional to the pressure। ठीक है बेटा। जितना प्रेशर गैस का ज्यादा होगा उतना गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था m इज इक्वल टू k टाइम्स p। ठीक है बेटा। वेयर k क्या है बेटा? k इज अ कांस्टेंट, और जो यही कांस्टेंट है ये डिपेंड किस किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। बताया था मैंने बेटा, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, या ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये बेटा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर चूजन। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे आपका एटमॉस्फेयर है, बार है, मिलीमीटर एचजी है, टॉर है। सो दिस वैल्यू ऑफ के इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर चूजन, यूनिट्स ऑफ प्रेशर चूजन। क्लियर बेटा? अब चलिए बेटा हम इसी हेनरीज लॉ को बेटा आगे ले जाते हैं। गिव मी जस्ट 1 मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट। इनके साथ इंटरेक्ट करना है। चलिए देखिएगा बेटा, अब यहां पे बेटा जो मैं अभी बता दिया, ये m आपका क्या है बेटा? m इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट सिंपली सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर, और k भी हमने देख लिया। अब देखिएगा बेटा, ऑन द सेम टाइम डाल्टन जो था बेटा, जॉन डाल्टन, ही सेड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड that depends upon the partial pressure of the gas over the liquid। मीन्स एक गैस कितना लिक्विड में सॉल्युबल होगा या कितना डिसॉल्व होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा ओवर द सॉल्यूशन। जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना उस गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। मान के चलिएगा बेटा, ये मेरे पास यहां पे आई हैव वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हेयर। मान के चलिएगा बेटा, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा लिक्विड है। तो इस लिक्विड में मुझे किसी गैस को डिसॉल्व करना है। मान के चलो बेटा, ये मेरा गैस है। आर यू गेटिंग मी? अब ये मेरा है ना बेटा लिक्विड फेज, ये मेरा है ना लिक्विड फेज या सॉल्यूशन फेज, और ये वाला फेज मेरा बेटा गैस फेज है। इसमें गैस होगा, आपके गैस फेज में गैस होगा,
और आपके लिक्विड फेज में यही गैस डिसॉल्व होगा। नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इन दिस सॉल्यूशन और इन दिस लिक्विड, वो डिपेंड करता है ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस ओवर दिस लिक्विड। जितना इस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, उतना इस गैस का इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। ये डाल्टन ने कहा बेटा। अब अगर यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे, मान के चलो बेटा, डाल्टन ने क्या कहा बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी गैस का, मगर किस में, लिक्विड में वो डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर दैट लिक्विड। अब चलिए, फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर हम मोल फ्रैक्शन को लेके चलते हैं एज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखो व्हाट डज दैट मीन। इस लिक्विड में बेटा आपका गैस डिसॉल्व होगा, उस गैस का इस लिक्विड में कोई मोल फ्रैक्शन होगा ना, हम उसी मोल फ्रैक्शन को मान के चलेंगे एज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। देन मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज मोल फ्रैक्शन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ना, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। आर यू गेटिंग मी बेटा? और सिंपली बेटा, दिस मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K टाइम्स बेटा P आपका बेटा पार्शियल प्रेशर। ठीक है बेटा, व्हाट इज काई? समझो बेटा, एक काई क्या है बेटा? काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। एंड व्हाट इज दिस P आपका क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। और ये अगेन, ये दूसरा K जो है, इट्स अगेन है कांस्टेंट, ये अगेन बेटा एक कांस्टेंट है। देन क्या मैं इस इक्वेशन को बेटा ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस इक्वेशन को बेटा ऐसे लिख सकता हूं? देखिएगा बेटा, लेट मी, चलिए देखिएगा बेटा, इस इक्वेशन को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट बेटा नाउ दिस इक्वेशन को बेटा मैं हल्का ऐसे थोड़ा सा लिख सकता हूं। यहां मुझे निकला बेटा काई इज इक्वल टू K टाइम्स P। ठीक है बेटा, अब अगर मैं बेटा इस P को अकेले रखूंगा बेटा, दिस P विल बी इक्वल टू, व्हाट इज दिस P? ध्यान से समझना बेटा, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। ठीक है बेटा, यहां पे मैं दिखाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। ये आपका बेटा लिक्विड फेज है और ये बेटा आपका गैस फेज है। ठीक है बेटा, जो ये P है, दिस P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द गैस फेज या ओवर द लिक्विड। और जो ये काई है बेटा, दिस काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड फेज। अब जरा देख बेटा, इस P को मैंने अकेले रखा, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P ऑफ G, वो किसके बराबर आएगा? इस साइड से है ना बेटा, ये K, जरा इसको इस साइड ले जाओ, ये बनेगा ना बेटा 1/K। आर यू गेटिंग मी? इट विल बी इक्वल टू 1/K। और ये जो काय है बेटा, इस काय को बेटा मैं ऐसे रखूंगा। ठीक है बेटा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ये K, यहां से 1/K बनेगा इनटू बेटा आपका मोल फ्रैक्शन, इनटू आपका मोल फ्रैक्शन। और सिंपली जो आप ये इक्वेशन मेरा बनेगा, इट विल कम आउट टू बी, जो ये 1/K है, ध्यान से समझना बेटा, दिस 1/K इज एक्चुअली द हेनरीज कांस्टेंट। याद रखना बेटा, जो ये 1/K है बेटा, 1 डिवाइड बाय कांस्टेंट, अगेन बेटा एक कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट डिनोटेड बाय K ऑफ H। तो ये आपका बनेगा बेटा इक्वेशन। ठीक है बेटा, दिस इज द इक्वेशन फॉर हेनरीज लॉ, जिसको हमने बेटा लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखिएगा बेटा, कहने का मतलब क्या है, समझो बात बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P ऑफ G ओवर द सॉल्यूशन या ओवर द लिक्विड इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट K ऑफ H इनटू chi ऑफ G। व्हाट इज chi ऑफ G? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये आपका बेटा हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा,
जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना गैस का सॉलिबिलिटी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। बिकॉज जो एक chi ऑफ G है ना बेटा, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड दैट गिव्स अस द मेजर ऑफ द सॉलिबिलिटी। ठीक है बेटा, जरा देख बेटा इस इक्वेशन को मैं आगे लिख सकता हूं ऐसे। अब देख बेटा, मुझे हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या बना, P ऑफ G किसके बराबर आएगा? P ऑफ G आपका क्या है बेटा? P of G is simply partial pressure of the gas in the liquid phase. That is equal to K of H. What is K of H? Henry's constant. ठीक है बेटा? Into बेटा आपका mole fraction of the gas in the liquid phase. इस इक्वेशन को जरा याद रखिएगा बेटा। This is the equation for Henry's law. क्या मैं हेनरीज लॉ को डिफाइन कर सकता हूं? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल pressure of the gas is directly proportional at a particular temperature the partial pressure of the gas, मगर किस फेज में बेटा? यहां लिखते हैं बेटा in gas phase या over the liquid, या simply I can write बेटा partial pressure of the gas partial pressure of the gas over the liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ये बेटा आपका हेनरीज लॉ है। ठीक है बेटा, इस स्टेटमेंट को जरा आप लिखिएगा बेटा। P ऑफ G कॉपी करिएगा बेटा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां पे मैंने ये बना दिया बेटा, ये आपका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में बेटा ये आपका लिक्विड फेज है और बेटा ये आपका गैस फेज है। ठीक है बेटा, इस गैस फेज में बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स दैट हैव द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, लेट दैट बी P ऑफ G पार्शियल प्रेशर, और यही गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। इस लिक्विड में उस गैस का मोल फ्रैक्शन लेट दैट बी chi ऑफ G। देन आपका इक्वेशन आपके सामने है बेटा। व्हाट इज द इक्वेशन? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P ऑफ G इट्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट K ऑफ H इनटू बेटा आपका chi ऑफ G, और इस chi ऑफ G मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड फेज। आर यू गेटिंग मी? चलिए अब जरा इस इक्वेशन को देखते हैं बेटा। अब यहां पे बेटा जो हेनरीज लॉ है बेटा, इसको हम हेनरीज कांस्टेंट है बेटा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, जरा देखिएगा बेटा ग्राफ। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा बिटवीन पार्शियल प्रेशर P ऑफ G, ध्यान से समझना बेटा, पार्शियल प्रेशर एंड दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है बेटा, व्हाट इज chi ऑफ G? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, या मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो कोई गैस ले लो बेटा, सपोज बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस HCl इन साइक्लोहेक्सेन। चलो साइक्लोहेक्सेन मेरा लिक्विड है। ठीक है बेटा, सपोज बेटा मैंने लिया बेटा chi ऑफ G। chi ऑफ G इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस। मान के चलिएगा बेटा दैट गैस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेटा मैंने डिसॉल्व किया, मान के चलो बेटा साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है बेटा, देन अगर मैं एक्स एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ठीक है बेटा chi ऑफ G, और इस साइड से बेटा मैं प्लॉट कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर। ठीक है बेटा, पार्शियल
प्रेशर गैस का, ठीक है बेटा, मगर कौन सा गैस, चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। जरा बेटा बता मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, जरा बच्चा बता ग्राफ कैसे बनेगा। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है ना बेटा, लीनियर रिलेशनशिप है। यहां बेटा इंटरसेप्ट 0 के बराबर है, मींस आपका जो ग्राफ है बेटा ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है बेटा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऐसे बेटा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। वाई पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन के थ्रू क्यों पास होगा बेटा, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 0 के बराबर है, ठीक है। और इस ग्राफ का स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KFH। आपने पढ़ा है ना बेटा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है बेटा। जरा इक्वेशन क्या बन गया बेटा, P ऑफ G इज इक्वल टू KFH डॉट chi ऑफ G, ये इक्वेशन है। अगर मैं y एक्सिस के थ्रू बेटा, ध्यान से समझ बेटा, अगर मैं y एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर, किया ना बेटा मैंने यहां प्लॉट P ऑफ G, आर यू गेटिंग मी। और x एक्सिस के थ्रू बेटा, इस x एक्सिस के थ्रू मैंने प्लॉट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये आपका है ना बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है बेटा। अब मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने गैस कौन सा लिया, मैंने गैस बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसी को मैंने डिसॉल्व किया किस लिक्विड में, साइक्लोहेक्सेन में। देन जरा कंपेयर कर दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशंस सेम आ रही है ना, मींस हमारा ग्राफ क्या बनेगा बेटा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है बेटा। अब यहां जो इंटरसेप्ट C है वो कुछ भी नहीं है, मींस वो 0 है। जब इंटरसेप्ट बेटा 0 होगा इसका मतलब जो ग्राफ है वो बेटा ऑरिजिन से स्टार्ट होगा लाइक दिस। और इसका जो स्लोप है m जो है ना बेटा, m कंपेयर करेगा स्लोप KFH के बराबर है, तो इसलिए मैंने स्लोप बेटा KFH के बराबर रखा। आर यू गेटिंग मी। चलिए बेटा ये हमारा था बेटा, दिस वॉज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब यहां पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट KFH। इसके बारे में थोड़ा सा बेटा डिटेल में डिस्कस करते हैं, हेनरीज कांस्टेंट KFH। चलिए तो हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट KFH। चलिए सबसे पहला पॉइंट हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, जो हेनरीज कांस्टेंट है ना, इट डिपेंड्स अपॉन, जो हेनरीज कांस्टेंट KFH है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हेनरीज कांस्टेंट है, पहला पॉइंट जो आपने इक्वेशन देखा ना बेटा, इक्वेशन आपने देखा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KFH इनटू बेटा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है बेटा। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KFH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मगर किस फेज में बेटा, आपके बेटा लिक्विड फेज में, chi ऑफ G। ये आपका बेटा इक्वेशन हेनरीज लॉ का है। इसमें जो ये हेनरीज कांस्टेंट KH है, सबसे पहला पॉइंट ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मींस डिफरेंट गैसेस हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट आप लिखते जाइए बेटा, पहला पॉइंट KH depends upon the nature of the gas, nature of the gas, that is different gases have the different value of KFH, different value of हेनरीज कांस्टेंट KFH, ठीक है बेटा। मींस अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, इसके हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अलग होगा, मीथेन के लिए अलग होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहला पॉइंट।
उसके बाद बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो हेनरीज कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मींस अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बेटा कम होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लोअर इज द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। एंड वाइस वर्सा। जरा देख बेटा कैसे, पहले आप ये पॉइंट लिखो बेटा, लिखो solubility of the gas is, चलो सुनो, inversely proportional to the value of Henry's constant. Henry's constant, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा कैसे, इक्वेशन देख क्या है बेटा, इक्वेशन है ना बेटा आपका, जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू काई ऑफ जी, ठीक है बेटा। व्हाट इज काई ऑफ जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड, वही है ना मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। जितना गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना उस गैस का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग मी? जरा देख बेटा यहां पे, कैन आई राइट बेटा, दिस काई ऑफ जी इज इक्वल टू, ये बनेगा बेटा, ये यहां से जब मैं इसको यहां ले जाऊंगा इस साइड, इट विल बी 1/kh इनटू पार्शियल प्रेशर, ठीक है बेटा। जरा इस रिलेशन में देख बेटा, काई ऑफ जी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, यही है ना मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh, 1/kh, it is inversely proportional to kh. Therefore, can I say like this बेटा, जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जिसको बेटा हम डिनोट करते हैं काई ऑफ जी से, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के ऑफ एच वैल्यू। अब जितना हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, किसी गैस के लिए अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, उसका सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बेटा कम होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो दैट इज जितना के एच का वैल्यू क्या होगा बेटा ज्यादा, उतना सॉल्युबिलिटी इसका वैल्यू क्या होगा बेटा कम होगा। और इसका वाइस वर्सा, जितना के एच का वैल्यू कम होगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा ज्यादा होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से बेटा बहुत बार आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मान के चलो बेटा, मेरे पास दो गैसेस है, एक एक्स गैस है, दूसरा वाई गैस है। मेरे पास दो गैसेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास दो गैसेस है, एक गैस मेरे पास एक्स है, दूसरा गैस मेरे पास वाई है, ठीक है बेटा। इस गैस के लिए भी हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू मान के चलो के ऑफ एक्स है, इस गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू लेट इट बी के ऑफ वाई। अगर के ऑफ एक्स का वैल्यू ज्यादा है और के ऑफ वाई का वैल्यू ज्यादा है, के ऑफ वाई का वैल्यू कम है, हेनरीज कांस्टेंट एक्स का वैल्यू ज्यादा है और वाई गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या है बेटा कम। अभी मैंने बताया, जितना हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी कम, जितना हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा। यहां हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा वो कम होगी। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला गैस है, इसके हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम है, इसके सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा बेटा ज्यादा। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए बेटा इसको कॉपी करिएगा जल्दी। इसकी स्लाइड्स भी बेटा मैं आपके ग्रुप में डालता हूं। पहला पॉइंट हमने देखा, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मींस जो डिफरेंट गैसेस होंगे उनके लिए डिफरेंट वैल्यू होगा हेनरीज कांस्टेंट का। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। वो हमने बेटा इस इक्वेशन से देखा, ये मेरा पहला इक्वेशन था। उसके बाद मैंने रिलेशन ऐसे लिखा, x
अब जी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज द मेजर ऑफ सॉलिबिलिटी, वो आपका 1/kf(h) है, 1 डिवाइड बाई हेनरीज कांस्टेंट। तो दैट इज हेनरी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू। जितना kf(h) का वैल्यू ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी का वैल्यू आपका कम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन अबाउट द हेनरीज कांस्टेंट। अब याद रखो बेटा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आर यू गेटिंग मी? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मीन्स एट इफ वी चेंज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट विल ऑल्सो चेंज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई गैस है, इसका हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू स्पेसिफिक होगा, डिफाइंड होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इसी गैस के लिए बेटा चेंज हो जाएगा। मींस हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और याद रखना बेटा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। The value of Henry's constant, या simply Henry constant, Henry's constant increases with increase in the temperature, with increase in the temperature, and vice versa, and vice versa। ठीक है बेटा, मीन्स अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर मैं देखो बेटा समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मीन्स अगर मैं बेटा टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहा हूं, जो हेनरीज कांस्टेंट kf(h) है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, गैस की सॉलिबिलिटी बेटा कम होगी। मींस इस केस में बेटा गैस का जो सॉलिबिलिटी होगा दैट विल बी लेस। आर यू गेटिंग मी? और अगर मैं दूसरा एक बेहतरीन स्टेटमेंट आपके सामने लिखूं, देखिएगा बेटा, अगर अब टेम्परेचर क्या होगा बेटा, लोअर टेम्परेचर पर बेटा किसी भी गैस के लिए जो हेनरीज कांस्टेंट kf(h) है उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम, इसका मतलब गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, दैट विल इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो इस स्टेटमेंट को बेटा मैं एक एग्जांपल से जस्टिफाई करता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मेरे पास ध्यान से समझना बेटा, मेरे पास 2 बीकर्स है। ठीक है बेटा, 2 बीकर्स है, इसमें भी गैस, इसमें भी जो आपका लिक्विड है सॉल्वेंट वो वाटर, इसमें भी बेटा सॉल्वेंट कोई वाटर है। आर यू गेटिंग मी? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैंने कोई गैस एक्स लिया और यहां पर भी मैंने कोई गैस एक्स लिया, ठीक है बेटा, सेम गैसेस, इनको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं सेम सॉल्वेंट वाटर में। अब यहां पे समझो बात, यहां पे मैंने टेम्परेचर रखा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मान के चलिएगा बेटा 0, चलो आप लिखिएगा बेटा, मान के चलो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, चलिए मैंने यहां टेम्परेचर रखा बेटा 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, और यहां पर मैंने बेटा टेम्परेचर रखा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको आंसर करना है किस वाले कंटेनर में, कंटेनर ए में या कंटेनर बी में, किस वाले कंटेनर में गैस का सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हेनरीज कांस्टेंट और सॉलिबिलिटी के बीच में बेटा इनवर्स रिलेशन है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। अब जरा देख बेटा, जो आपका ये वाला कंटेनर है, कंटेनर ए, इसमें टेम्परेचर बेटा कम है ना, देखो बेटा इसमें टेम्परेचर बेटा आपका कम है ना, तो हेनरीज कांस्टेंट kf(h) का वैल्यू वो भी बेटा कम होगा ना, मगर इस गैस में देन सॉलिबिलिटी इस गैस की क्या होगी बेटा, वो ज्यादा होगी। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल।
अब यहां पर आइए बेटा, यहां पर आइएगा बेटा। जो कंटेनर बी है, कंटेनर बी का टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। आर यू गेटिंग मी? अब इस वाले कंटेनर का टेंपरेचर क्या है बेटा? वो बेटा ज्यादा है ना। जब टेंपरेचर ज्यादा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा, बिकॉज हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर। जब हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा, देन सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इस वाले कंटेनर में बेटा आपका कम होगा। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग मी? बिकॉज वी हैव द रिलेशन, जो गैस का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट। और दूसरा रिलेशन भी हमें पता है, हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। जितना टेंपरेचर ज्यादा, केएच का वैल्यू ज्यादा, जितना केएच का वैल्यू ज्यादा, उतना गैस का सॉलिबिलिटी भी क्या होगा बेटा? वो आपका बेटा कम होगा। चलिए अब एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। मान के चलिएगा बेटा, आपके पास एक हुनर है। क्या हुनर है? मछली पकड़ने का, हाथ से भी और पैर से भी, हाथ से भी और पैर से भी। आप समर्स में अमेज़न जंगल की किसी नदी में चले गए, समर्स में, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मछली हाथ से पकड़ोगे या बेटा पैर से पकड़ोगे? चल बता बेटा, मुझे जल्दी बता। जल्दी बता, फिर मेरा आंसर भी तू सुनेगा। सोच बेटा, सोच बेटा, आपके पास मैं 1 मिनट देता हूं। सोच बेटा, ये मछली है। आई डोंट नो हाउ टू, मैं मछली कैसे बना रहा हूं, तो शायद ये मछली है। ठीक है, शायद ये मछली है। इस मछली को आपको पकड़ना है। समर है, हॉट सीजन है। हाथ से पकड़ेगा कि पैर से पकड़ेगा? अब देख बच्चा, अब देख बच्चा, अगर आपके पास एक अद्भुत हुनर है, आप मछली हाथ से भी पकड़ सकता है, तू मछली पैर से भी पकड़ सकता है, और तू अमेज़न तपती हुई धूप में अमेज़न के जंगल में चला गया, और उस जंगल में बेटा आप किसी नदी में हो, और नदी में बेटा आप खुराक की तलाश में हो। अब वहां पे बेटा न आपका हाथ काम करेगा, न आपका पैर काम करेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट काम करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। अब जरा देख बेटा, ऊपर तापमान ज्यादा है, जो सरफेस लेयर बेटा लिक्विड की होगी, उस पे टेंपरेचर, उसमें तापमान ज्यादा होगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अपर लेयर बेटा वो कम होगा। इत्तेफाकी बात यह है कि जो नीचे वाली लेयर्स होंगी बेटा, उसमें टेंपरेचर बेटा कम होगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दोज लेयर्स विल बी मैक्सिमम, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी मैक्सिमम। और जरा देख बेटा, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन नीचे वाली लेयर्स में बेटा पानी के साथ साथ बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है। तो ये जल की रानी बेटा अब लोअर सरफेसेस में होगी। जब लोअर सरफेसेस में होगी बेटा, सितमगर तू हुनर आजमा, तू पैर आजमा, और तू मछली को पकड़। तो रानी बेटा आपकी बात समझ आई बेटा? मींस जो आपके समर्स होते हैं, समर्स में जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वो लोअर लेयर्स में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां टेंपरेचर बेटा कम होगा, वहां KFH का वैल्यू कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बेटा ज्यादा होगा। तो मछली जो जल की रानी है बेटा, वो प्रेफर करेगी ना बेटा नीचे ही रहना। और आपके पास एक अद्भुत हुनर है, आप हाथ से भी पकड़ना जानता है, तू पैर से भी पकड़ना जानता है, तो पैर से बेटा तो इस रानी को पकड़ लेगा, अपने साथ ले जाएगा। आर यू गेटिंग मी? चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। उसके बाद बेटा हम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द लिमिटेशन ऑफ दिस हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा? लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। और ये समझ आ गया जो मैंने एग्जांपल अभी दे दी? देखो, मैंने समर्स की बात की,
समर्स की बात की, आपको हाथ से भी, मान लो एक आप मछुआरे हो, हाथ से भी आपको मछली पकड़नी आती है, पैर से भी आपको पकड़नी आती है, ठीक है। समर्स है, अब आप हाथ से पकड़ोगे मछली या पैर से पकड़ोगे? आप पानी में गोता लगाओगे, जब आप पानी में जाओगे ऊपर वाले लेयर का टेंपरेचर है ना ज्यादा, ऊपर वाली लेयर में बेटा टेंपरेचर ज्यादा होगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, मींस मछली ऊपर वाली लेयर्स में रहना पसंद नहीं करेगी, लोअर वाली लेयर्स में देखिएगा टेंपरेचर बेटा कम है, तापमान कम है, जब टेंपरेचर कम है KH का वैल्यू बेटा कम होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। जब ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी ज्यादा है, मछली को चाहिए ना ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल, वो मछली बेटा नीचे वाली लेयर्स में रहेगी, जब नीचे है तो आप पैर से ही पकड़ोगे। दिस वॉज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू योर आंसर, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखिएगा बेटा हेनरीज लॉ हम कहां कब यूज नहीं कर सकते हैं, या ये कब डिविएशन दिखाता है। आप याद रखिएगा बेटा, इट्स नॉट वैलिड, हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज नॉट वैलिड, मींस वो लीनियर रिलेशनशिप वैलिड नहीं होगी, ठीक है बेटा, क्योंकि उस टाइम बेटा जो आपका कांस्टेंट है दैट शोज द डिविएशन, ठीक है। पहला पॉइंट, हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा देन इट्स नॉट वैलिड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, जो आपका हेनरीज लॉ है बेटा, हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा तब भी बेटा आपका हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होता है। तो इट्स नॉट वैलिड, इट्स नॉट वैलिड एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर्स, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा उस टाइम भी हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैलिड नहीं है। उसके बाद अब और एक लिमिटेशन इसका क्या है, जो हेनरीज लॉ है ना बेटा, इट्स नॉट वैलिड फॉर दोज गैसेस दैट आर हाईली सॉलेबल, अगर कोई गैस बेटा लिक्विड में बहुत ज्यादा सॉलेबल है देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज अगेन नॉट वैलिड। सो कैन आई राइट बेटा, द गैस should not be highly soluble, the gas should not be highly soluble, ठीक है बेटा। एंड द लास्ट पॉइंट, जो ये गैस है ना बेटा, इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, ये लिक्विड के साथ बेटा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मींस द गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, मीन्स ना ये गैस एसोसिएशन दिखाना चाहिए ना ये गैस बेटा डिसोसिएशन दिखाना चाहिए। और द लास्ट पॉइंट, द गैस शुड नॉट केमिकली react with the liquid, means gas should not undergo association or dissociation, ठीक है बेटा। These were few limitations of Henry's law, ठीक है बेटा, कुछ limitations बेटा Henry's law की थी। चलिए उसके बाद बेटा इसकी भी स्लाइड बेटा मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में डालता हूं। अब 4 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, हेनरीज लॉ कब वैलिड नहीं है, ठीक है बेटा। पहला, जो गैस है बेटा, पहला पॉइंट बहुत आसान बेटा, इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर ऑल दीज 3-4 पॉइंट्स। जो गैस है बेटा इट्स नॉट वैलिड, या सिंपली जो हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड एट अ वेरी हाई प्रेशर, मींस प्रेशर बेटा ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट बेटा, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, जो टेम्परेचर है बेटा वो ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जो कांस्टेंट्स है ना, जो हेनरीज कांस्टेंट है दैट शोज कंसिडरेबल डिविएशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया जो ये गैस है
जो गैस है दैट शुड नॉट बी हाईली सॉलेबल, वो ज्यादा भी सॉलेबल नहीं होना चाहिए। अगर गैस हाईली सॉलेबल होगा किसी भी लिक्विड में, देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट शोज द डिविएशन। ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, जो गैस है इट शुड नॉट केमिकली रिएक्टिव विद द लिक्विड या सॉल्वेंट। मींस वो गैस ना सॉल्वेंट में एसोसिएशन दिखाना चाहिए, ना सॉल्वेंट में बेटा आपका डिसोसिएशन दिखाना चाहिए। उसके बाद बेटा हम शिफ्ट हो जाते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट बेटा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है बेटा, एप्लीकेशन पार्ट। आई होप एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी सिंपल, एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी सिंपल, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, या सिंपली एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो बेटा, इसमें एप्लीकेशन में बेटा हम 4 एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं बेटा कार्बोनेटेड बिवरेजेस में इसका एप्लीकेशन, जो कार्बोनेटेड बिवरेजेस होती है उनमें इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम इसका देखते हैं स्क्यूबा डाइविंग में। स्क्यूबा डाइविंग बताते हैं बेटा आपको व्हाट इज स्क्यूबा डाइविंग। हम पढ़ते हैं बेटा एनॉक्सिया कंडीशन, एनॉक्सिया कंडीशन। ठीक है बेटा। और लंग्स का फंक्शन, लंग्स फंक्शनिंग। ठीक है बेटा। इन 4 एप्लीकेशंस को बेटा हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। जरा देख बेटा, यहां पे बेटा कार्बोनेटेड बिवरेज, जरा देख बेटा, हमें पता है बेटा नॉर्मल प्रेशर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज लेस सॉलेबल इन वाटर। ठीक है बेटा, तो उतना ज्यादा सॉलेबल नहीं होता है। अब अभी आपने पढ़ा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे गैस का सॉलेबिलिटी भी इंक्रीज होगा लिक्विड में। जो कार्बोनेटेड बिवरेज होती है, यू नो कार्बोनेटेड बिवरेज, वो पता है ना, जिनमें डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे बेटा यू हैव सर्टेन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे आप कोक पीते हो, आप थम्स अप पीते हो, आप माउंटेन ड्यू पीते हो, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हो, या सोडा वाटर, या सम ऑफ यू आई होप बियर, शैंपेन एंड ऑल दैट, उसमें भी बेटा आपका डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हम क्या करते हैं, इन बॉटल्स को बेटा हम सील करते हैं एट अ वेरी वेरी हाई प्रेशर। जब इनको हम सील करते हैं एट अ वेरी वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा मीन सॉलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दोज बॉटल्स विल बी वेरी हाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इनमें ज्यादा डिसॉल्व होगा। और फिर जब हम बेटा उस बॉटल का लिड उठाते हैं ना, प्रेशर फिर से डिक्रीज होगा, इसीलिए बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड वो उससे बाहर निकलता है, मेकिंग दैट फिजी और ब्रिस्क एफर्विसेंस। ठीक है बेटा, हो गया बेटा हमारा कार्बोनेटेड बेवरेज। उसके बाद देन वी हैव द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज स्क्यूबा डाइविंग, दैट इज स्क्यूबा डाइविंग। तो स्क्यूबा आपको पता है बेटा व्हाट स्क्यूबा, मैं यहां पर एक डेटा आपको लिखता हूं बेटा, इट्स लाइक 11.7% ऑफ 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। दिस इज डेटा, आप इस डेटा को मैं समझाता हूं अभी बेटा। अब चलिए, अब देखिएगा बेटा व्हाट इज स्क्यूबा डाइविंग। जो बेटा आपके डीप सी डाइवर्स होते हैं, आपने बेटा डिस्कवरीज में देखा होगा, जो कुछ साइंटिस्ट या कुछ एक्सप्लोरर्स ऐसे भी होते हैं जो बेटा समंदर के बिल्कुल नीचे जाते हैं। तो अब देखो बेटा, नीचे तो बेटा ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए बेटा वो लेते हैं ना वो स्क्यूबा टैंक, वो आपकी जो सप्लाई टैंक ले जाते हैं वो पीछे से, जिसमें आपका बेटा गैस होता है ऑक्सीजन, बट दैट इज ए कंप्रेस्ड गैस। ध्यान से समझना, जो टैंक होती है ना जो वो ले जाते हैं फॉर ऑक्सीजन, उसमें एक तो ऑक्सीजन गैस भी होता है और नाइट्रोजन गैस भी होता है, एंड दिस गैस इज नोन एज कंप्रेस्ड गैस। उसमें कंप्रेस्ड गैस होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देख, समझ बेटा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, आई कैन से इन दिस टाइप ऑफ डाइविंग। अब देखो बेटा, जब वही डाइवर मींस जो बेटा जंप करता है इनटू द सी along with that supply tank that contains the compressed gas means mixture of nitrogen and oxygen। अब देखो बेटा, जब वो बेटा समंदर के सतह पे होगा, अब देखो बेटा प्रेशर तो कम होगा उस टाइम, उसके ब्लड में लंग्स में जब एयर जाएगा वहां ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, और गेटिंग मी, लेकिन वहां पे बेटा ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अब ठीक बेटा,
उसके बाद जब जो ही बेटा ये क्या जाता है, व्हेन ही गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, जब वो बेटा सी समंदर के नीचे नीचे जाता है, आपको पता है बेटा जितना जितना हम पानी में नीचे नीचे जाते हैं बेटा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब बेटा प्रेशर इंक्रीज होगा, जब ये नीचे नीचे जाएगा, नीचे बेटा प्रेशर इंक्रीज हो गया, मीन्स इसके ब्लड में अब ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगा और नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व होगा। जितना जितना ये ज्यादा ज्यादा नीचे जाएगा उतना नाइट्रोजन ज्यादा ज्यादा इसके ब्लड में डिसॉल्व होगा। आर यू गेटिंग मी? देखो बेटा समझने की बात है, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा जितना ये समंदर के नीचे नीचे जाएगा इसके ब्लड में अब नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगा, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगा। अब देखो बेटा जो ही बेटा ये अब वापस आएगा, अब देखो जब ये वापस आएगा इसके ब्लड में नाइट्रोजन गैस भी होगा और ऑक्सीजन गैस भी होगा। जो ही बेटा ये ऊपर ऊपर अब आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, जो ही ये डाइवर बेटा अब ऊपर ऊपर आएगा प्रेशर बेटा डिक्रीज होगा ना। जब प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो ये नाइट्रोजन गैस है ना ये ब्लड में से बाहर निकलेगा। जो ही ये ब्लड में से बाहर निकलेगा ये ब्लड वेसल्स में या कैपिलरीज में बेटा इट विल क्रिएट अ बबल, क्योंकि जब भी गैस बाहर निकलता है ना वो बबल क्रिएट करता है। अब जो ही बेटा ये समंदर की सतह पे आने की कोशिश करेगा अब नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा और नाइट्रोजन ब्लड में बाहर निकलेगा। जो ही ब्लड से बाहर निकलेगा ब्लड में बेटा बबल्स क्रिएट होंगे। और याद रखना बेटा जब ये बबल्स ब्लड में क्रिएट होंगे इसकी वजह से बेटा उन बबल्स की वजह से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो सकती है। इवन जो कैपिलरीज है बेटा वो बर्स्ट हो सकती है। जो आपका नर्व इंपल्स है वो भी बेटा अल्टर हो जाता है। और ये कंडीशन जो है ना बेटा ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। इस कंडीशन को बेटा हम बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? BENDS, बेंड्स। दिस कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। मीन जब ब्लड सप्लाई में, जब ब्लड कैपिलरीज में, जब ब्लड वेसल्स में अब यही बबल्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से टिश्यूज जो है बेटा दे विल स्टार्व ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई बेटा ब्लॉक हो जाएगी। द कंडीशन इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी पेनफुल एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बेटा बेंड्स। अब देखो बेटा इस बैंड्स को अवॉइड करने के लिए हम जो गैस उसमें यूज करते हैं ना बेटा, हम गैस यूज करते हैं बेटा कंप्रेस्ड गैस डाइल्यूटेड विद हीलियम। हम उसमें बेटा हीलियम भी ऐड करते हैं। अब आपको पता है बेटा हीलियम का साइज बहुत कम है, अगर वो बबल क्रिएट भी करेगा ना वो उतना ज्यादा बबल नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट, हीलियम बेटा इतना छोटा होता है, इसका साइज इतना छोटा होता है, इट कैन इजीली डिफ्यूज। ठीक है बेटा, सो दिस वाज अबाउट स्क्यूबा डाइविंग। उसके बाद एनॉक्सिया कंडीशन। अब देखिएगा बेटा जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स जो बेटा दैट क्लाइंब जो बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हैं, अब जो ही बेटा वो बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हैं द हायर वी गो, आपको पता है जितना जितना हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो माउंटेन्स पे होती है वो कम होती है। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा मींस ब्लड में ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगा, मींस ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम, सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी। दिस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो एक क्लाइंबर होता है वो लेजीनेस उसमें आ जाती है बेटा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया कंडीशन। ठीक है बेटा, सो एनॉक्सिया कंडीशन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, एंड देन बेटा लंग्स का फंक्शनिंग, उसमें आप देखते हो बेटा, इसको भी आप चेक कर लेना बेटा। जो लंग्स होते हैं बेटा उसमें क्या होता है बेटा, लंग्स और जो ब्लड सप्लाई होती है बेटा उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जो लंग्स होते हैं, जो एल्वुला होते हैं बेटा, एल्वुला के सरफेस पे बेटा व्हाट हैपेंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो बेटा ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है बेटा, वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, कम हो जाता है पार्शियल प्रेशर, वो ब्लड से बाहर निकलता है। एंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वुला, एट सेल्यूलर लेवल, इट टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पोर्शन। बिफोर आई विल जंप इनटू द न्यूमेरिकल पोर्शन, आप ये रिलेशन बेटा याद रखोगे। व्हाट इज द रिलेशन बेटा,
partial pressure of gas is equal to Henry's constant KFH into beta mole fraction of gas. ये रिलेशन आप याद रखोगे। इसमें ये दो पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पी ऑफ जी? पी ऑफ जी क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर उस गैस का जो डिसॉल्व हो रहा है, मगर किस फेज में? ओ गैस फेज में या ओवर द लिक्विड, ओवर द लिक्विड। ठीक है बेटा। व्हाट इज दिस काय ऑफ जी? ये जो आपका बेटा ये काय ऑफ जी है बेटा, व्हाट इज दिस काय ऑफ जी? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, मगर किस फेज में बेटा? लिक्विड फेज में या सॉल्यूशन में। दैट इज सिंपली द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। और आपने बेटा पढ़ा होगा बेटा आपने मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन, सपोज मेरे पास, समझो बात, अगर मेरे पास बेटा कोई लिक्विड है, इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट मेरा कंपोनेंट ए है, दूसरा मेरा कंपोनेंट बी है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बेटा ए के एन ऑफ ए मोल्स लूंगा और बी के मेरे इसमें एन ऑफ बी मोल्स है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज बी किसके बराबर होता है? पढ़ा होगा बेटा आपने, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट इज काय ऑफ बी। वो किसके बराबर होगा? इस बी कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं? दैट इज एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल कितने हैं बेटा? एन ऑफ ए प्लस आपका बेटा एन ऑफ बी। एज सिंपल एज इट कैन बी। ठीक है बेटा, यह मोल फ्रैक्शन है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा गैस का, वो आएगा ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ टी। ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये चीजें बेटा आप दिमाग में रखिएगा। अब हम बेटा क्या करते हैं? अब हम बेटा न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल दैट आई एम गोइंग टू डिस्प्ले ऑन योर बोर्ड, इट गोस लाइक दिस, चले ये मेरा न्यूमेरिकल नंबर 1। आई होप द न्यूमेरिकल इज विजिबल टू यू। देखो बेटा, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water, assuming N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar and Henry's constant is this। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस न्यूमेरिकल को देखूं बेटा, मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास वाटर है, ध्यान से समझना बेटा। मेरे पास इस वाटर का बेटा 1 लीटर है। ठीक है बेटा, 1 लीटर वाटर इसमें है। ठीक है बेटा, इसमें मुझे 1 लीटर वाटर है और मुझे क्या करना है बेटा? हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2। क्वेश्चन मुझे पूछता है इस नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स, ध्यान से समझना, कितने मिलीमोल्स मैं डिसॉल्व करूंगा इस 1 लीटर ऑफ वाटर में। मैं एज्यूम क्या किया है मैंने बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, उसका वैल्यू 0.987 बार है। ठीक है बेटा, 0.987 बार है। आर यू गेटिंग मी? और जो हेनरीज कांस्टेंट इस नाइट्रोजन के लिए है बेटा, उसका वैल्यू इट्स गिवन टू मी 76.8 किलो बार। इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा ऐसे, दैट इज 76.8 इंटू 10⁻³ दैट इज 76800 बार। ये आपका बेटा हेनरीज कांस्टेंट दिया गया है बेटा, ये सारे वैल्यूज। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इस N2 के मिलीमोल्स निकालने हैं। देखो बेटा, समझो बात, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। जरा देख बेटा मैं कैसे करता हूं, मुझे पता है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। न्यूमेरिकल सबको दिखाई दे रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, टेंपरेचर कांस्टेंट है, हम इसमें बबल करते हैं बेटा नाइट्रोजन गैस, इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है इस N2 के कितने मिलीमोल्स, इस नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स मैं डिसॉल्व कर पाऊंगा वाटर के 1 लीटर में, और क्वेश्चन में क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दिया है, हेनरीज कांस्टेंट नाइट्रोजन का दिया है। आपको बताना है कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के 1 लीटर में। देखो बेटा, मुझे पता है बेटा, आई नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस
इनटू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एज सिंपल एज इट कैन बी, इक्वेशन अभी हमने डिस्कस किया। अब देखो बेटा, कैन आई राइट सिंपली ओवर हियर partial pressure of nitrogen is equal to Henry's constant of nitrogen into mole fraction of nitrogen in water। ठीक है बेटा, अब यहां से बेटा मुझे किसका वैल्यू निकलेगा, इसका भी वैल्यू मुझे पता, इसका भी वैल्यू पता। कैन आई राइट बेटा, कैन आई राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय Henry's constant। आर यू गेटिंग मी? विच इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 वो किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, उसका वैल्यू दिया है बेटा, दैट इज 0.987। ठीक है बेटा, बार डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट KFH। हेनरीज कांस्टेंट KFH का वैल्यू अभी हमने देखा ना, इतने किलो बार्स था, मींस वो निकल के आएगा 76800 बार। मैंने किलो बार को बार्स में लाया। तो जब आप ये सॉल्व करोगे बेटा, दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बी इक्वल टू, करिएगा बेटा 0.987 डिवाइडेड बाय 76800, 0.967 डिवाइड बाय 800। देखिएगा बेटा ये आंसर कितना आएगा। एंड आई होप इट विल कम आउट टू बी, जब आप कैलकुलेशंस करोगे ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है बेटा, ये मुझे निकला हेनरीज कांस्टेंट KFH का वैल्यू। चलिए यहां तक कॉपी करिएगा, जल्दी यहां तक कॉपी करिएगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकला, जरा देख बेटा मैं कैसे करूंगा। पहले आप यहां देखिएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, अभी मैंने बताया वो किसके बराबर आएगा, अभी मैंने बताया मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का बराबर होता है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। देखो बेटा, इसमें खाली दो कंपोनेंट है, एक मेरा नाइट्रोजन गैस है, वो मैं डिसॉल्व वाटर में कर रहा हूं। अब देखो बेटा, यहां समझो बात, वो आएगा ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 टोटल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक मेरा गैस नाइट्रोजन है और दूसरा कंपोनेंट मेरा वाटर है। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखने हैं, क्या देखने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। समझो बात, दैट इज chi ऑफ N2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ये टर्म मुझे निकालनी है, ये वाली टर्म मुझे निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं मुझे मिलीमोल्स निकालने हैं, वंस मुझे मोल्स पता चले मिलीमोल्स खुद आएगा मुझे निकालना, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ध्यान से समझना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब याद रखो बेटा, यहां पर एक लिमिट आप यूज करोगे, हर किसी न्यूमेरिकल में यूज करोगे। जो गैसेस होते हैं ना, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो बेटा, समझो बात, यहां बेटा वाटर का 1 लीटर है, समझो बात बेटा, यहां वाटर का 1 लीटर है, तो वाटर के 1 लीटर में वाटर के कितने मोल्स होंगे, यह आप बताइएगा मुझे बेटा। मोल कॉन्सेप्ट में बेटा आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। जरा यहां मुझे बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो किसके बराबर आएंगे, वाटर का वॉल्यूम है ना 1 लीटर, वाटर की डेंसिटी है ना 1, इसका मतलब वाटर के 1 लीटर में वाटर के बेटा 1000 ग्राम्स होंगे, या 1000 ml होंगे, या 1000 ग्राम्स होंगे, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 है। जितना वाटर का वॉल्यूम होगा उतना वाटर का मास होगा। मींस यहां पर बेटा वो आएगा ना बेटा वेटिंग ग्राम्स ऑफ वाटर, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स ऑफ वाटर, वो है ना बेटा 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ वाटर में वाटर के बेटा 1000 ग्राम्स होते हैं और वाटर का मोलर मास 18 है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 1000 डिवाइड बाय 18, दैट इज 55.5। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएगा। मींस यहां पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएगा बेटा, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाला, ठीक है बेटा। यहां देखो बेटा,
ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। मैंने यहां पे पहले क्या निकाला, क्योंकि मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने, एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको बेटा हम ऐसे निकालते हैं। मैंने नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकाला, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा, अब देख बेटा, अब देख बेटा, यहां मुझे निकला बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय, आएगा ना बेटा टोटल मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस सॉल्यूशन में होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो बेटा x ऑफ N2 विल बी इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ये आएगा ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय, जरा मुझे बताओ ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इसका वैल्यू मैंने निकाला ना, जरा देख बेटा कैसे वैल्यू निकाला बेटा, इसका वैल्यू बेटा अभी मैंने निकाला, अभी मैंने इसका वैल्यू यहां पे निकाला 1.29 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5, 1.29 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5, करिए वैल्यू सब छूट 1.29, तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं बेटा, इस मोल फ्रैक्शन की जगह मैं लिख सकता हूं 1.29 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मुझे निकालने हैं, डिवाइड बाई नीचे फिर से है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस वाटर के अभी मैंने मोल्स निकाले, दैट इज 55.5 या 55 भी आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। मीन्स वाटर के 1 लीटर में वाटर के 1000 ml होते हैं या 1000 ग्राम्स होते हैं। सर आप ml को ग्राम्स में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक है बेटा। एज्यूम हर किसी न्यूमेरिकल में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, मीन्स बेटा वाटर के 1000 ml में 1000 ग्राम्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, वेटिंग ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 1000 ग्राम्स डिवाइड बाय 18, दैट विल कम आउट टू बी 55.5। अब देखो बेटा जो ये वाली टर्म है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.5 मोल्स, अब याद रखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर में बहुत कम होते हैं, तो इसको मैं ले सकता हूं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.55, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वो बेटा किसके बराबर होगा, 55.5 के बराबर ही होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, तो इन मींस इस टर्म का वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, तो इनका एडिशन तकरीबन बेटा इसी के बराबर होगा। जैसे मान के चलो सैंड जो है ना बेटा, सैंड का एक बड़ा सा ढेर है बेटा, उसमें अगर आप 2-4 सैंड के 5-6 पार्टिकल्स ऐड करोगे, क्या उस सैंड में कोई फर्क पड़ेगा, हल्का सा फर्क पड़ेगा, हम मान के चलेंगे इनका समेशन तकरीबन इसके बराबर ही होगा। सो कैन आई राइट बेटा देन 1.29 into 10 raised power minus 5 will be equal to number of moles of N2 divided by, इनका जो एडिशन है तकरीबन, इनका जो एडिशन है तकरीबन, देखो बेटा ये जो एडिशन तकरीबन है ना बेटा, ये तकरीबन किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 55.55, ठीक है बेटा। विच इंप्लाइज ये मुझे निकालने है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू, वहां से बेटा 1.29 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5 इंटू करिएगा बेटा किसके साथ बेटा 55.55, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वो आपका निकल के आएगा बेटा, जरा करिएगा बेटा इसको, कितने मोल्स N2 के डिसॉल्व होंगे, अब इट विल कम आउट टू बी 7.16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, 7.16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, इतने मोल्स आएंगे, इतने मोल्स आएंगे। मगर मिलीमोल्स कितने आएंगे, अगर मुझे बड़े, देखो बेटा मुझे बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा, तो मैं इसको मल्टीपल करूंगा 1000 से, ठीक है बेटा। देखो बेटा मुझे मोल्स को मुझे निकालने हैं ना मिलीमोल्स, क्वेश्चन में मुझे मिलीमोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 7.16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4। जरा मुझे बताओ एक मोल में कितने मिलीमोल्स होंगे, 1000। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स, 1000 मिलीग्राम्स। 1 मोल में कितने मिलीमोल्स, 1000 मिलीमोल्स। तो मैं इसको मल्टीपल करूंगा 10 रेज पावर 3 से, तो जो आपका जब आप ये करोगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दे विल कम आउट टू बी, तो इसका मल्टीपल आएगा ना बेटा 10 रेज पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, जो फाइनली बेटा आपका आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू 0.0
0.716, it will be 0.716 millimoles. ठीक है बेटा, ये आपका। लेकिन यहां पर बेटा एक कंडीशन, एक लिमिट याद रखना बेटा, जो लिमिट मैंने यहां पे यूज की, सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप। यहां पर जो मैंने लिमिट यूज की ना इस वाले स्टेप में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिट था बेटा। मैंने इन दो का समेशन अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर लिखा, ठीक है बेटा, ये मैं इसके बराबर लिखा, तकरीबन बेटा इसके बराबर ही होता है, 55.5 के बराबर ही। तो फिर मैंने ये नंबर ऑफ N2 अकेले निकाला, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका ये इतने मिलीमोल्स आएंगे, ठीक है बेटा। दिस वाज द क्वेश्चन। उसके बाद बेटा वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। चलिए करिए बेटा जल्दी कॉपी। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, देखो इसमें बहुत सारे कर्व्स है, आप देख रहे हो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द हेनरीज लॉ, ठीक है बेटा। तो एक कर्व मेरे पास ऐसे है, ध्यान से समझो बेटा, एक कर्व मेरे पास ऐसे है, ये आपका log ऑफ x है, और इस साइड से बेटा log ऑफ p है, ठीक है बेटा, और एक कर्व ऐसे है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा मुझे बताना है इन चारों कर्व्स में कि कौन सा कर्व या सिंपली कौन सा ग्राफ, सॉरी आई एम रॉन्ग, कौन सा ग्राफ बेटा रिप्रेजेंट करता है हेनरीज लॉ को। देखो बेटा आपको पता है हेनरीज लॉ क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब ये है ना बेटा लॉग, और यहां से भी लॉग है, जरा दोनों साइड से लॉग अप्लाई करिएगा, दोनों साइड से बेटा आप लॉग अप्लाई करिएगा। इट विल बी आपका लॉग ऑफ पी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, ये बनेगा ना KH इंटू काई, ठीक है बेटा। तो आपको लॉग का बेटा आपको अलजेब्रा पता है, आपको लॉग का पता है, हाउ वी सॉल्व लॉग A इंटू बी आएगा ना बेटा, लॉग A प्लस आपका लॉग B मीन्स लॉग KFH प्लस दिस, मीन्स देखो बेटा लॉग P इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, लॉग X या X इज द मोल फ्रैक्शन काई प्लस बेटा आपका लॉग ऑफ KFH हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन मेरा बन जाता है। जरा इसको बेटा लिखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन mx प्लस सी, कंपेयर करेगा टर्म्स को, जरा देखिएगा बेटा। अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझिए बेटा, अगर मैं y एक्सिस के थ्रू प्लॉट करता हूं log ऑफ p, चलो मैंने अब क्या किया, चलिए देखिए यहां पे ग्राफ बनाता हूं, ठीक है बेटा। अब अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने y एक्सिस के थ्रू प्लॉट किया बेटा log ऑफ p, ठीक है बेटा, और x एक्सिस के थ्रू मैंने प्लॉट किया log ऑफ x, मैंने x एक्सिस के थ्रू प्लॉट किया log ऑफ x या log ऑफ काई, दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। देन जो ग्राफ है ना बेटा वो मेरा बनेगा ना स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसका जो इंटरसेप्ट होगा c, पहले देखो इंटरसेप्ट c क्या है बेटा, वो है ना बेटा आपका पॉजिटिव, और वो log k ऑफ h के बराबर है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मेरी जो ये ग्राफ है, ध्यान से समझना बेटा, ये ग्राफ स्टार्ट होगा बेटा इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर बेटा, वो होगा बेटा log ऑफ k ऑफ h, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट अपवर्ड्स बनेगा, डाउनवर्ड्स बनेगा, ऐसे बनेगा। ये इंफॉर्मेशन बेटा मुझे ये स्लोप देगा बेटा, दिस m। अब देखो बेटा इसका स्लोप बेटा आपका पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। जब स्लोप बेटा आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बेटा जो ग्राफ है बेटा ये कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है बेटा। ये ग्राफ बेटा आपका ऐसा होगा, ये ग्राफ आपका बेटा ऐसा होगा, क्लियर। तो जो गिवन क्वेश्चन था, जरा देखिएगा गिवन क्वेश्चन आपका क्या था। गिवन क्वेश्चन आपका ये था, तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था बेटा, आई होप उसमें जो ये वाला ऑप्शन होगा दैट इज द राइट वन, log p और log x के बीच में ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस है, उनका पीडीएफ बेटा मैं आपके ग्रुप्स में भेजता हूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा डू आस्क मी। तो फॉर एनी डाउट चैट बॉक्स बेटा मैंने ऑन किया है,
अब देखो बेटा, आपको समझ आया कि नहीं आया? टू टेल मी, किसको कितना % समझ आया है? तो आपके लिए चैट बॉक्स मैंने ऑन करके रखा है। सर जी, अगर कोई किसी को, अच्छा क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, तो बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। क्लियर सर, थैंक यू। आई होप दैट बेटा आपको समझ आ चुका है। मदीना दानिश, थैंक्स सर, थैंक यू एवरीवन। चलो, जो भी क्वेश्चंस और एनक्वायरीज होंगी, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू फरहान अरशद, थैंक्स जी सर। बट क्वेश्चन 2 फिर से डिस्प्ले करिए बेटा। वो क्वेश्चन मैं आपकी जो स्लाइड्स है बेटा आपके ग्रुप्स में डालता हूं। नो, नॉट एन इश्यू एट ऑल। यस, इट्स क्लियर। तो थैंक यू। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने बेटा सही लिखा। एवरीवन, एवरीथिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।